देखिए बेटा, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो पहले तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक डायनेमिक का मतलब होता है बेटा जो गतिशील हो, जो चलता हुआ हो। यानी हम कह सकते हैं नॉर्मल हिंदी में डायनेमिक का मतलब होता है गतिमान। यानी ऐसी चीज जो लगातार मोशन में हो उसको हम कहते हैं डायनेमिक। ऐसी चीज जो लगातार मोशन में हो उसको क्या कहते हैं? डायनेमिक। हमको पढ़ना क्या है? डायनेमिक रेजिस्टेंस, यानी ऐसा रेजिस्टेंस जो लगातार मोशन में हो। अब मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब जो लगातार चेंज हो रहा हो। ऐसा रेजिस्टेंस जो लगातार क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। ऐसे रेजिस्टेंस को हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो, लगातार चेंज हो रही हो, ऐसे रेजिस्टेंस को हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले आपको हम दो तरह के सर्किट समझाते हैं। सर्किट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है ओमिक सर्किट और एक होता है नॉन ओमिक सर्किट। दो तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है ओमिक सर्किट, ओमिक सर्किट, और दूसरा होता है नॉन ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट। ये ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट क्या होते हैं, पहले इनके बारे में आप समझिए। ओमिक सर्किट बेटा वो सर्किट होते हैं जो कंप्लीटली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब ये कि ऐसे सर्किट जिसमें वी और आई का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट हो, ऐसे सर्किट को हम कहते हैं ओमिक सर्किट। यानी ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जिनमें वी और आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ऐसे सर्किट को हम ओमिक सर्किट कहते हैं। नॉन ओमिक सर्किट क्या होते हैं? अब सिंपल सा है, ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं। मतलब इनमें वी और आई का रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। वी और आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, यानी लगातार चेंज होता रहता है, पार्ट टू पार्ट चेंज होता रहता है। सर्किट में टाइम के साथ साथ वी और आई का रेशियो भी क्या होता है? चेंज होता रहता है। ऐसे सर्किट्स को हम नॉन ओमिक सर्किट्स कहते हैं। ये सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, अब कौन से सर्किट, यानी प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कौन से सर्किट ओमिक है, कौन से नॉन ओमिक है, तो याद रखिए कोई भी सर्किट कंप्लीटली ओमिक होता ही नहीं है। कोई भी सर्किट कंप्लीटली ओमिक होता ही नहीं है। मतलब ये कि सारे सर्किट, अगर कोई सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो कर भी रहा है तो शुरुआत में तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है और धीमे धीमे वो नॉन ओमिक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओम्स लॉ में आपने बेटा पढ़ रखा है कि ओम्स लॉ तभी तक फॉलो होता है जब तक कि फिजिकल कंडीशंस चेंज ना की जाए। आपने पढ़ा है कि किसी भी सर्किट में ओम्स लॉ केवल तभी तक फॉलो होता है जब तक कि फिजिकल कंडीशंस चेंज ना की जाए। हम मान लेते हैं ये कोई वायर है, हमने मान लिया ये कोई वायर है, और अगर हम इसको बैटरी से जोड़ दें, अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें तो बैटरी से कनेक्ट करते इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। बैटरी से कनेक्ट करते ही क्या होगा? इसमें पोटेंशियल जनरेट होगा और करंट फ्लो होने लगेगी। बैटरी से कनेक्ट करते ही इसमें एक पोटेंशियल जनरेट होगा, वी और करंट आई फ्लो होने लगेगी। ठीक है, शुरुआत में तो फ्लो होती रहेगी करंट, वी और आई का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा ही। लेकिन जैसे जैसे करंट लगातार बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे लगातार करंट फ्लो होती रहेगी, ये वायर क्या होने लगेगा? हीट होने लगेगा, मतलब इसका टेम्परेचर चेंज होने लगेगा। ओम्स लॉ क्या कहता था? ओम्स लॉ कहता था कि ओम्स लॉ केवल तभी तक फॉलो होता है जब तक कि फिजिकल कंडीशंस चेंज ना हो, और टेम्परेचर भी एक फिजिकल कंडीशन है। तो जैसे ही इस वायर का टेम्परेचर चेंज हुआ वैसे ही ओम्स लॉ फॉलो करना ये बंद कर देगा। यानी ओम्स लॉ केवल तभी तक फॉलो होता है जब तक कि करंट कम होती है, क्योंकि जब तक करंट कम होगी तब तक वायर हीट नहीं करेगा, वायर हीट नहीं करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। जैसे ही करंट बढ़ी, और भी कई सारे रीजंस होते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ओम्स लॉ केवल लो करंट में ही फॉलो होता है, करंट को बढ़ाने पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम ओमिक सर्किट कहते हैं, लेकिन जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको हम नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं। कोई भी सर्किट अगर शुरुआत में ओमिक है भी तो धीमे धीमे जैसे जैसे उसमें करंट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसमें करंट बढ़ती जाती है वो ओमिक से नॉन ओमिक में कन्वर्ट हो जाता है, ओमिक से नॉन ओमिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के दो तरह के सर्किट होते हैं, एक ओमिक और एक नॉन ओमिक। अच्छा, ये जो ओमिक सर्किट है, जो ओमिक सर्किट है, ओमिक सर्किट, इसमें अभी अभी आपने पढ़ा कि ओमिक सर्किट वो होते हैं जिनमें वी और आई का रेशियो क्या होता है? वी और आई का रेशियो कांस्टेंट होता है। वी आई के रेशियो को हम कहते क्या है? तो वी और आई के रेशियो को ही तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वी और आई के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो जब वी और आई का रेशियो कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा?
कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होगा। कैसे सर्किट में? ओमिक सर्किट में। ओमिक सर्किट में वी और आई का रेशियो कांस्टेंट होता है, मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है और रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो उसको तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम नॉन ओमिक सर्किट की बात करें तो नॉन ओमिक सर्किट में वी और आई का रेशियो ही कांस्टेंट नहीं होता, तो क्या रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वी और आई के रेशियो को ही तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब जो रोके, किसको रोके? करंट को। तो जब तक वो कांस्टेंट था हमने केवल रेजिस्टेंस कहा। लेकिन अगर हम नॉन ओमिक सर्किट की बात करें तो वी और आई का रेशियो तो हमको मिलेगा, क्योंकि वो करंट को रोकने की कोशिश तो उसमें भी होगी, तो वी और आई का रेशियो हमको मिलेगा, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो लगातार चेंज हो रहा होगा। लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए हमने एक वर्ड जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? डायनामिक। तो ऐसे रेजिस्टेंस को जो लगातार चेंज होता रहता है, यानी ऐसे सर्किट में वी और आई का रेशियो लगातार चेंज होता रहता है, उसमें जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है उसको हम कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डिफिनेशन क्या हुई? इफ अ स्मॉल चेंज डेल्टा वी इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पार्ट ऑफ अ नॉन ओमिक सर्किट, साफ साफ लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ अ नॉन ओमिक सर्किट causes a change delta I in the electric current, then the ratio delta V upon delta I is called the dynamic resistance। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों ही लगातार चेंज हो रहे हो, तब इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। डायनामिक रेजिस्टेंस डेल्टा क्यों लगा हुआ? डेल्टा इसलिए लगा हुआ क्योंकि चेंज हो रहा है। डेल्टा का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि ये चेंज हो रहा है। ऐसे रेजिस्टेंस को हम डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए, ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट दोनों आपने ग्राफ पढ़ रखे हैं। ये ग्राफ है ओमिक सर्किट का, जिसमें वी और आई का रेशियो कांस्टेंट होता है और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसमें वी और आई का रेशियो कांस्टेंट होता है और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जबकि नॉन ओमिक सर्किट की बात करें तो वी और आई का रेशियो कभी कांस्टेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती मतलब इस तरह से कर्व मिलता है। लगातार वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। तो अगर इस कर्व के किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करें तो वही होगा डायनामिक रेजिस्टेंस। अब पर्टिकुलर पोजीशन का मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है? स्लोप होता है। हमने कोई दो पॉइंट लिए, कोई भी दो पॉइंट लिए, इन दोनों पॉइंट का अगर हम स्लोप ड्रॉ करें, कोई भी दो पॉइंट, हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए ए बी, इन दोनों पॉइंट का अगर हम स्लोप ड्रॉ करें तो ये इन दोनों पॉइंट का जो स्लोप आएगा यही स्लोप ही होगा डायनामिक रेजिस्टेंस। ये क्या होगा? डायनामिक रेजिस्टेंस। यानी ए और बी में जो रेजिस्टेंस है, ए और बी पार्ट में जो रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस क्या होगा? डायनामिक रेजिस्टेंस। क्लियर? ये हुआ डायनामिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। The ratio of the intensity of electric field E at any point within the conductor and the current density J at that point is called specific resistance of the conductor। यानी अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, अगर किसी वायर में हम ये कोई वायर लें, हम ये कोई वायर लेते हैं, अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, क्या फ्लो हो रही है? करंट। देखिए, आप जानते हैं करंट तभी फ्लो होगी जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाएगा, मतलब जब इसको बैटरी से जोड़ा जाएगा। अगर इस वायर को बैटरी से जोड़ें, अगर इस वायर को हम बैटरी से जोड़ दें तभी करंट फ्लो होगी। बैटरी से जोड़ने का मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की। तो अगर हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करें तो इसमें करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो किस यूनिट एरिया में जो करंट होगी, यूनिट एरिया यानी यूनिट एरिया में छोटे से हिस्से में जो करंट होगी उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। उसको हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी जे। यूनिट एरिया में जो करंट होगी उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड ई और करंट डेंसिटी जे के रेशियो को, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और करंट डेंसिटी जे के रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और करंट डेंसिटी जे के रेशियो को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रैक्टिकली समझने के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, चलिए अच्छा इसको हम बाद में रिपीट बताएंगे। पहले आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और करंट डेंसिटी जे के रेशियो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें किसकी? इसकी ई और जे की, तो आप जानते हैं ई और जे की वैल्यू क्या होती है। आप जानते हैं कि जो ई की वैल्यू होती है वो होती है वी अपॉन एल, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। ई इक्वल टू वी अपॉन एल। और जे कितना होता है? जे होता है आई अपॉन ए। अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इक्वल टू ई की जगह पर वी अपॉन एल अपॉन जे की जगह पर आई अपॉन। हम इसका अगर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो
फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, सिग्मा इज इक्वल टू, ये ए ऊपर जाएगा और एल, देखिए बाहर का मल्टीप्लाई होगा, यानी वी और ए का मल्टीप्लाई होगा, आई और एल का मल्टीप्लाई होगा, तो वी इंटू ए अपॉन में आई और इंटू एल। देखिए ऊपर का मल्टीप्लाई होगा और नीचे बीच बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो ए वी के साथ जाएगा वी इंटू ए और एल आई के साथ आएगा आई इंटू एल। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आप ये जानते हैं कि जो v अपॉन आई होता है, जो v अपॉन आई होता है वो रेजिस्टेंस R के बराबर होता है। तो अगर हम v अपॉन आई की जगह पर R पुट कर दें तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला आ गया सिग्मा। सिग्मा का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा का फॉर्मूला। क्लियर। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही हो, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही हो तो करंट तभी फ्लो होगी जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा। तो अप्लाई किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई और करंट डेंसिटी जे के रेशियो को, अप्लाई किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई और करंट डेंसिटी जे के रेशियो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे हम जे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा ई अपॉन जे, ई होता है वी अपॉन एल और जे होता है आई अपॉन ए। हमने ये वैल्यूज पुट की और v अपॉन आई हम जानते हैं r होता है, तो हमने v अपॉन आई की जगह पे r लिख दिया। सिग्मा इक्वल टू r इंटू ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक। अब अगर इसमें हम a और l दोनों को यूनिट कर दें, a और l दोनों को यूनिट कर दें, मतलब ये हुआ कि अगर हम a को कर दें 1 मीटर स्क्वायर, यानी कोई ऐसा वायर लें जिसका एरिया सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर हो। हम कोई ऐसा वायर लें जिसका एरिया, हमने ये कोई वायर ले रखा है, हमने ये कोई वायर ले रखा है जिसका जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर है। अगर हम एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दें और लेंथ, इस वायर की लेंथ कितनी कर दें, लेंथ 1 मीटर कर दें, यानी ये जो वायर है इसकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमने ए भी 1 कर दिया, एल भी 1 कर दिया, ए भी 1 कर दिया, एल भी 1 कर दिया, तो सिग्मा क्या बचेगा, सिग्मा इक्वल टू आर। यानी ये कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई ऐसा वायर लें, अगर हम कोई ऐसा वायर लें जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 मीटर हो, तब इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, तब इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। यानी इफ वी टेक अ वायर, इफ वी टेक, अगर हम कोई वायर लें, इफ वी टेक अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, इफ वी टेक अ वायर, हम कोई एक वायर लें, कैसा वायर लें, इफ वी टेक अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी अगर हम कोई ऐसा वायर लें जिसकी लेंथ सिर्फ 1 मीटर हो और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। तब इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, देखिए अभी हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला देखा, सिग्मा इक्वल टू आर ए अपॉन एल। एक तो फॉर्मूला हमने ये देखा। दूसरा एक फॉर्मूला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का और हो सकता है, वो क्या हो सकता है, देखिए हमने पढ़ रखा है ओम्स लॉ का जो डेरिवेशन किया था, ओम्स लॉ का डेरिवेशन में किया था तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला v अपॉन आई इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, एक फॉर्मूला ये पढ़ा था जब हमने ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था। इस फॉर्मूले में अगर v अपॉन आई की वैल्यू हम निकाल, v अपॉन आई को क्या रख दें, r, क्योंकि हम जानते हैं v अपॉन आई r होता है, तो v अपॉन आई की जगह पर अगर हम r लिख दें तो r इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है। अब क्या करिए, आप इसको कंपेयर कराइए, इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर कराइए। तो पहले तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये इधर ले आइए और जो मल्टीप्लाई में, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आइए, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में ले आइए। तो पहले a को उधर मल्टीप्लाई में ले आइए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला r a अपॉन l है, तो यहाँ पे r सिंगल है, तो a को मल्टीप्लाई में ले आइए, l को डिवाइड में ले आइए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, r a अपॉन l। देखिए a मल्टीप्लाई में जाएगा, l डिवाइड में आएगा, इक्वल टू m n e स्क्वायर टाउ। अब अगर हम कंपेयर कराएं तो r a अपॉन l, r a अपॉन l हमारा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो इसकी जगह पर तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला बन गया एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये सिग्मा का फॉर्मूला बन गया। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन गया, एम एन ई स्क्वायर टाउ। अब इस फॉर्मूले के बनाने का मतलब क्या था, इस फॉर्मूले के बनाने से ये हमें पता चला, देखिए अगर हम इस फॉर्मूले से सिग्मा देखें तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा सिग्मा मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
एरिया और लेंथ पे डिपेंड करना चाहिए। यानी अगर वायर की एरिया और लेंथ चेंज कर दें, हम ये कोई वायर लें और इस वायर का एरिया और लेंथ चेंज कर दें, इस वायर का एरिया और लेंथ अगर हम चेंज कर दें तो उस हिसाब से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होना चाहिए। अगर हम वायर का एरिया और लेंथ चेंज करें, एरिया और लेंथ चेंज करें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला है RA/L। एरिया बढ़ेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तब भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे और इंटरनल प्रॉपर्टीज पे, यानी मटेरियल पे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, ये चीज बहुत याद रखने वाली बात है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा होता है वो केवल दो चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। दूसरा डिपेंड करेगा मटेरियल पे, यानी कौन सा मटेरियल आपने यूज किया है। अब ये कैसे पता चला? तो ये इस फॉर्मूले से पता चला। देखिए m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कभी नहीं चेंज होने वाला। हम वायर की लेंथ को कम करें या ज्यादा करें, वायर की लेंथ को कम कर दें, ज्यादा कर दें, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होने वाला? बिल्कुल नहीं चेंज होने वाला। दूसरा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? पर यूनिट वॉल्यूम में। तो अगर हम मटेरियल को चेंज ना करें तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं चेंज होने। देखिए पहली चीज m थी, m मतलब मास। हम इस वायर की लेंथ को बढ़ाएं घटाएं, एरिया को कम करें, एरिया को ज्यादा करें, कम करें, कुछ भी करें, मास इलेक्ट्रॉन को तो कभी चेंज होना ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स होता है। दूसरा आता है n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मटेरियल चेंज ना किया जाए तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं होंगे। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होंगे अगर मटेरियल चेंज ना किया जाए। ठीक, तो यानी मटेरियल चेंज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, मतलब सिग्मा चेंज होगा। तो मटेरियल चेंज करने पे सिग्मा चेंज होगा। एरिया और लेंथ चेंज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते। क्या चेंज करने पे? मटेरियल चेंज करने पे। ठीक, दूसरी चीज ई क्या है? ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी कभी नहीं चेंज होना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप एरिया को कम ज्यादा करें, लेंथ को कम ज्यादा करें, कुछ भी करें। दूसरा आता है टाउ, टेम्परेचर, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम हमने आपको पढ़ाया है पीछे, जब हमने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि रिलैक्सेशन टाइम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करेगा। एरिया और लेंथ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करेगा। यानी कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो। जो आपने वायर लिया है, ये कॉपर का वायर है, आयरन का वायर है, जिंक का वायर है, कौन से मटेरियल का वायर है। और दूसरा टेम्परेचर पे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो यूनिट क्या होनी चाहिए? आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट हम जानते हैं ओम होती है, इनटू ए मतलब एरिया, यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, अपॉन एल मतलब लेंथ, यूनिट हो जाएगी मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर। इसको हम इस सिंबल में डिनोट कर सकते हैं। ओम के लिए सिंबल हम बनाते हैं ओमेगा का, ओमेगा इंटू मीटर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर या ओमेगा मीटर। डायमेंशन इसकी ml3 (10⁻³ हो जाएगी। यूनिट हो जाएगी ओम मीटर, डायमेंशन ml3 (10⁻³ (1⁻²). ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। इसकी डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है।